हेलो दोस्तों, ऐसे कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कहानी सुन तो लेते हैं पर कहानी को लाइक नहीं करते। क्या मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी नहीं लगती? प्लीज़ अगर अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। दीपा पौधों को पानी देते हुए कुछ गुनगुना रही थी। दिसंबर का महीना था। चारों ओर गुलाब खिले थे। शरद को गुलाब बहुत पसंद थे। वह उनका विशेष ध्यान रखती थी। खिले गुलाब के फूल देखकर शरद को प्रसन्नता होती है और उसे शरद के वह लफ्ज याद आ रहे थे जब उसे शादी के बाद पहली बार गुस्सा आया तो शरद ने उसे समझा कर कहा, जब भी आदमी को गुस्सा आए तो उसे फूलों के बीच जाना चाहिए। फूलों को देखकर उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और मन एकदम निर्मल और कोमल हो जाता है। कितनी सही बात कही थी शरद ने। कितनी गहराई है उनकी सोच में। दरवाजे की बेल की आवाज सुनकर दीपा का ध्यान भंग हुआ। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने प्रीति को पाया। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रीति, उसकी बुआ जी की लड़की, इस तरह उसके सामने आ खड़ी होगी। क्यों दीदी, डाल दिया ना चक्कर में? खिलखिलाकर हंसते हुए प्रीति ने कहा, कितने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ, बहुत बदल गई हो। प्रीति को गले लगाते हुए दीपा ने कहा, तुम भी तो बहुत बदल गई हो दीदी। साड़ी में और भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। अरे हाँ, जीजा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुम्हारी शादी में ही उन्हें देखा है, बाद में तो मुलाकात हो ही नहीं सकी। इधर उधर देखते हुए प्रीति ने कहा, माँ और बाबूजी रामेश्वर जा रहे हैं। वे उन्हें शहर तक छोड़ने गए हैं। आज रात की ट्रेन है। कल शहर के कुछ काम निपटाकर शाम तक लौट आएंगे। दीदी, रितेश भी नजर नहीं आ रहा। उसे रामू काका बाहर घुमाने ले गए हैं। प्रीति, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता और चाय लगवाती हूँ। रात खाना खाने के बाद दोनों फिर बातों में खो गई। प्रीति, तुमने मुझे यह नहीं बताया कि तुम्हारी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हुई या नहीं, और अभी कहाँ प्रैक्टिस कर रही हो? डॉक्टर बने तो मुझे 2 साल हो गए हैं। फिलहाल पूना में जॉब कर रही हूँ। दीदी, तुमने तो कानून की पढ़ाई की है, कंप्यूटर का कोर्स किया है, आधुनिक वातावरण और फैशन में पली हो। तुम्हें इस अंदाज में देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि तुम पहली वाली दीपा हो। जमीन आसमान का फर्क आया है दीदी आप में। एक गहरी सांस लेते हुए दीपा कहने लगी, यह एक लंबी कहानी है। सुनना चाहोगी? हाँ दीदी, यह कहते हुए तकिया गोद में रखकर उस पर दोनों हाथ टिकाकर प्रीति उत्सुकता से दीदी की ओर देखने लगी। अतीत के क्षण उसकी आंखों में साकार होने लगे। शरद से मेरी शादी तय हुई थी। उस दिन मैं बहुत खुश थी। शरद माँ पिता का इकलौता बेटा था। पढ़ने में बहुत तेज था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में गोल्ड मेडल हासिल किया था। गांव में उनकी बहुत ज़मीन जायदाद थी। मैं खुश इसलिए थी कि मेरा सपना पूरा होने वाला था। विजय भैया ने मुझे बताया था कि मैं और शरद अकेले मुंबई में रहने वाले हैं। सास ससुर का कोई टेंशन नहीं था। मैं खुद भी सास ससुर के झमेले से दूर रहना चाहती थी। सब कुछ मेरे मन के मुताबिक हो रहा था। उन दिनों तो मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे और एक दिन मैं शरद की दुल्हन बनकर इस गांव आई। जानती हो प्रीति, मुझे देखने सारा गांव उमड़ पड़ा था। मेरी सास ने मेरी आरती उतार कर मुझे अंदर लिया था। इतना प्यार मिला था मुझे माँ
बाबूजी और शरद का कि पूछो मत। उन्हें बहू के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। शरद के प्यार में मैं खोई जा रही थी। इस तरह से ख्याल रखते थे मेरा। देखते देखते शादी को 1 महीना गुजर गया। हर वक्त मौज मस्ती और खाने पीने में ही दिन गुजर रहे थे। अपनी जिम्मेदारी से मैं कोसों दूर थी। अचानक एक दिन शरद ने मुझसे कहा, देखो दीपा, माँ दिन भर अकेली काम करती है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी माँ के काम में हाथ बटाओ ताकि माँ को कुछ आराम मिले, और आगे तुम्हें ही तो यह सब करना है। क्यों ना अभी से शुरू कर दो। मैंने आश्चर्य से शरद की ओर देखकर पूछा, आगे यह सब करना है? इसका मतलब क्या है? हम यहाँ तो रहने वाले हैं नहीं। हम तो मुंबई रहेंगे, और मैं घर में चौके चूल्हे में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। शरद की आंखों में आश्चर्य के भाव उमड़ रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ अपनी हाथों में लेकर समझाने के अंदाज में कहा, देखो दीपा, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। उनसे अलग रहने की बात मैं कभी सोच ही नहीं सकता। मुंबई जाकर रहने की मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। यहाँ रहूँगा, खेती में तरक्की करूँगा और फैक्ट्री लगाऊंगा ताकि यहाँ के लोग भी अपना जीवन स्तर सुधार सकें। शरद की बातों ने मुझे हैरानी में डाल दिया था। उनके हाथों से मैंने अपना हाथ खींचते हुए पूछा, पर विजय भैया ने तो कहा था कि आप मुंबई में रहेंगे, और मैंने तो शादी इसी शर्त पर की थी। देखो शरद, मैं यहाँ रहकर अपनी ज़िंदगी यूं ही गंवा नहीं सकती। मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है। यहाँ इस गांव में मैं अपना भविष्य नष्ट नहीं कर सकती। कुछ तो सोचो शरद, यहाँ रहकर तुम क्या तरक्की कर सकते हो? यहाँ गांव में रहना था तो किसी गंवार लड़की से शादी करनी थी। तुम अपने साथ मेरा भी फ्यूचर खत्म कर रहे हो। मुंबई में तुम और मैं दोनों कुछ भी कर सकते हैं और शानदार जिंदगी जी सकते हैं। शरद ने एक नज़र चारों ओर डाली और तेज स्वर में कहा, देखो दीपा, शानदार जिंदगी में माँ बाबूजी के बगैर अपने गांव के बिना नहीं जी सकता। मेरा भविष्य, मेरा वर्तमान, सब कुछ यही है। और एक बात समझ लो, फिर मुझे शहर चलने के लिए नहीं कहना। तुम्हें यहाँ मेरे साथ इसी गांव में रहना है। शरद के इस रूप ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। मेरा देखा हुआ ख्वाब पल भर में चकनाचूर हो गया था। शरद ने मुझे प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की, पर मेरी जिद के आगे उनकी एक न चली। माँ बाबूजी इस बात से बेखबर थे कि मैं रूठकर मुंबई जा रही हूँ, और दूसरे दिन मैं गुस्से में मुंबई चली आई। मैंने कितना गलत कदम उठाया यह मैं उस दिन नहीं जान पाई, पर धीरे धीरे मुझे उसका एहसास होने लगा। मेरे फैसले से पिताजी कतई खुश नहीं थे। भैया और भाभी अपने आप में खुश थे। भाभी का व्यवहार पहले जैसा नहीं था। बात बात पर मुझे ताने सुनने पड़ते थे। समय काटने के लिए और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली। पर कहते हैं ना, पहले प्यार की छुअन बहुत गहरी होती है। शरद को भूल पाना संभव नहीं हो रहा था। जितना उसे भूलने की कोशिश करती, वह उतना ही ज़्यादा याद आता था। शरद का बेपनाह प्यार याद आते ही मन विचलित हो जाता था। रात को नींद कोसों दूर रहती थी। शरद व माँ बाबूजी के चित्र आंखों के सामने घूमते रहते थे। कहते हैं वक्त घाव को भर देता है, पर मेरे साथ उल्टा हो रहा था। मेरा घाव और गहरा हो रहा था। न कोई हमदर्द था, न कोई साथी जिससे दो बातें करके मैं अपना गम हल्का कर सकूं। कई बार मन में आया कि शरद के पास लौट जाऊं, पर मेरा अहंकार, मेरा घमंड, अपने आप पर ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास मेरे आड़े आ रहा था। हर वक्त मैं खामोश अपने आप में खोई रहने लगी थी।
मुझे मेरा जल्दबाजी में किया हुआ फैसला चुभने लगा था। कभी कभी अपने आप से नफरत होने लगती थी और एक दिन जैसे ही ड्यूटी से घर लौटी तो सामने रामू काका को पाया। उन्हें देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। हाथ का पर्स वहीं फेंक कर उनसे ढेरों सवाल पूछने लगी। माँ बाबूजी कैसे हैं? क्या वो मुझे याद करते हैं? शरद कैसे हैं? आपके साथ वो क्यों नहीं आए? रामू काका मुझे उदास और गहरी खामोशी में डूबे हुए लग रहे थे। बस इतना ही कह पाए, बेटी तुम थकी होगी, पहले कुछ खा लो फिर बात करेंगे। मैं शरद का समाचार सुनने के लिए इतनी बेताब थी कि 10 मिनट में फ्रेश होकर रामू काका का और अपना नाश्ता लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। नाश्ता करने के पश्चात रामू काका कहने लगे, तुम शरद के साथ ज़्यादा खुश थी या अब ज़्यादा खुश हो? मैं खामोश रही। रामू काका के सवाल का जवाब नहीं दे पाई, पर आंखों में आंसुओं की बूंदें तैर गई। रामू काका आगे कहने लगे, बहू तुम्हें आए 10 महीने हो गए, तुमने शरद की माँ बाबूजी की कोई खबर नहीं ली? क्या कमी रह गई थी उनके प्यार में जो तुमने उनसे इस तरह मुंह मोड़ लिया? वह तो सारे गांव के देवता हैं। दीपा तुम्हें उनमें ऐसी क्या कमी नजर आई जो चंद पल का साथ देकर उन्हें दुखी करके छोड़कर चली आई? शरद जिसने माँ बाबूजी को आज तक यह नहीं बताया कि तुम क्यों चली आई, पूछने पर यही बताता कि तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह गई है, वही पूरी करने गई हो। रामू काका ने डबडबाई आंखें गमछे से पोंछी, मेरी ओर देखा। मैं सिर पर हाथ टिकाए बैठी थी। पश्चाताप के भाव चेहरे पर नजर आ रहे थे। मैं धीरे से रामू काका से पूछा, शरद मुझे याद करते हैं ना? बहू यही सवाल तुम अपने आप से करो। क्या तुम शरद को भुला पाई? शरद तो तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूलता है। बहुत कमजोर हो गया है। हर वक्त चेहरे पर उदासी का पर्दा ओढ़े रहता है। लाख समझाने और कसम दिलाने पर उसने मुझे बताया कि तुम क्यों चली आई। गांव की तरक्की और माँ बाबूजी को सुख देना यही तो उसका सपना है। तुम तो उसका सपना तोड़ना चाहती हो, उसे शहर ले आना चाहती हो। क्या करेगा वह इस बेगाने शहर में? बेगानों के बीच आकर वह तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए अपने पति को तुच्छ समझा, उसके दिल को तोड़ दिया। बहुत खुशी मिली होगी तुम्हें सबकी खुशियों का गला घोटकर। तुम्हारे सास ससुर दिन भर दीपा दीपा करते नहीं थकते। बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया उन्होंने तुम्हें। जाओ एक बार जाकर देखो उन्हें, किस तरह इंतजार कर रहे हैं वे तुम्हारा। रामू काका की आवाज भर गई थी। उन्होंने फिर गमछे से अपने आंसू पोंछे। नहीं रामू काका, नहीं, मैं शरद माँ बाबूजी को पल पल याद करती हूँ। यहाँ आकर बहुत रोई हूँ मैं, और दोनों हाथों में अपना चेहरा छिपाकर मैं फपक फपक कर रो पड़ी। रामू काका ने हौले से मेरे सिर पर हाथ फिराया, खासकर अपना गला साफ किया और आगे कहने लगे, मैं तुम्हें समझता हूँ बहू। इतने साल जो पढ़ाई की उसे व्यर्थ गवा देना नहीं चाहती, पर पढ़ाई की ज़रूरत सिर्फ शहर में है ऐसा नहीं है, बल्कि शहर से ज़्यादा गांव में ज़रूरत है। गांव के स्कूल में तुम बदलाव ला सकती हो ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। जो महिलाएं अशिक्षित हैं उन्हें तुम पढ़ा सकती हो। तुमने तो कानून पढ़ा है, तुम गांव के लोगों को कानून की जानकारी दे सकती हो। शरद के काम में सहयोग देकर उसका हौसला बनाए रख सकती हो। मैं यह तो नहीं कह सकता कि तुम्हें यह काम करने में खुशी होगी, पर अपनी खुशी का ख्याल न करते हुए यह सोचो कि तुम अपने त्याग से कितने लोगों को खुशियाँ दे सकती हो, उनका भविष्य बना सकती हो। और जानती हो बहू, त्याग जीवन को सार्थक बना देता है। कोई भी चीज़
तोड़ना बहुत आसान है, पर जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, और अगर संघर्ष करने की हिम्मत है तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। मैं पढ़ा लिखा होता तो शायद तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरह समझा पाता। पता नहीं तुम मेरी बात कहाँ तक समझ पाई हो। और उन्होंने मेरी ओर देखा। मेरी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। मुझे यूं रोते देखकर रामू काका ने घबराते हुए पूछा, कहीं मैं चूक तो नहीं गया हूँ बहू? गलत तो मैं थी रामू काका। इतने दिन इस तरह यूं भटकती रही, रोती रही, अपनों का दर्द समझ न सकी। माँ, बाबूजी और शरद के विश्वास को तोड़ा मैंने। काका, आपने मुझे इतनी अच्छी तरह समझाया, काश आप जल्दी आते। अपने बहते हुए आंसू पोंछते हुए मैंने कहा, बेटी अभी देर नहीं हुई है, वहाँ के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। थोड़ा मुस्कुराते हुए रामू काका बोले, सच कह रहे हो काका, पर शरद वो मुझे माफ़ कर देंगे ना? उदास होते हुए मैंने कहा, दीपा इन हाथों ने शरद को बड़ा किया है। तुम्हें देखकर उन्हें कितनी खुशी होगी, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ मैं लगा सकता हूँ। पर अब जिस मंजिल की ओर तुम बढ़ना चाहती हो, वहाँ से मुड़कर तुम्हें फिर से इस ओर देखना नहीं है। नहीं काका, एक बार गलती कर चुकी हूँ, अब फिर से वो गलती नहीं करूँगी। शरद का सपना ही अब मेरा सपना है। अब आपके बताए हुए रास्तों पर चलना ही मेरे जीवन का उद्देश्य होगा। रामू काका ने मेरी आंखों में उभरी एक ऐसी चमक देखी जो कभी नहीं मिट सकती। और जब मैंने यह फैसला पापा और भैया को सुनाया तो पापा बहुत खुश हुए और कहने लगे, आज मैं तुम्हें सही मायनों में विदा कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। भैया मेरे फैसले से खुश नहीं थे, पर मुझे उनकी खुशी की परवाह नहीं थी और मैं उसी रात रामू काका के साथ निकल पड़ी। सुबह जब यहाँ पहुँची तो मन में अजीब सी हलचल थी। शरद से मिलने, उन्हें देखने के लिए मैं बहुत बेताब थी। शरद का मेरे प्रति कैसा व्यवहार रहेगा, यह सोचकर मन बार बार विचलित हो रहा था। रामू काका एकदम प्रसन्न नजर आ रहे थे। घर पहुंचने पर मैंने देखा कि मेरे आने से माँ बाबूजी की खुशी का ठिकाना न रहा। मैं जैसे ही माँ के पैर छूने के लिए झुकी तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। अपने गले का हार मेरे गले में डालते हुए कहा, बहू इतने दिनों के लिए मायके मत जाया करो, तुम्हारे बिना यह घर सूना सूना लगता है। अब मैं नहीं जाऊंगी माँ, हर वक्त आपके पास रहूंगी। मेरे जवाब से उन्हें बहुत राहत मिली। कुछ देर पश्चात मैं जैसे ही शरद से मिलने उनके कमरे की ओर बढ़ी, दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। शरद मेरी ओर पीठ किए खड़े थे, बहुत खफा नजर आ रहे थे। मैं हौले हौले कदमों से चलकर शरद के चरणों में जा गिरी और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। शरद की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुझे उठाया और मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर शिकायत भरे अंदाज में पूछा, दीपू अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? नहीं तो तुम्हारा शरद यह गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैंने शरद के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उनके सीने से लगते हुए कहा, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। आप, माँ, बाबूजी, रामू काका और मेरा गांव, यही मेरी दुनिया है। आपका सपना ही मेरा सपना है। दीपा ने एक गहरी सांस छोड़ी, पास रखे गिलास का पानी पिया और आगे कहने लगी, प्रीति, रामू काका ने मेरा दामन खुशियों से भर दिया है। मैं उनका यह एहसान जिंदगी भर उनकी सेवा करके भी नहीं उतार सकती हूँ। उस दिन के पश्चात उनके कहने के मुताबिक मैं अपने आप को बदलने लगी और इसके लिए मुझे बाबूजी, शरद और रामू काका ने पूरा सहयोग दिया। और जानती हो मुझे इसके बदले में क्या मिला? माँ, बाबूजी, शरद और रामू काका का ढेर सारा प्यार। सारे गांव की बहू बन चुकी हूँ। क्या यह प्यार मैं मुंबई में पा सकती थी? शरद के अनमोल प्यार ने मुझे यह नई दिशा दी है, नया जीवन दिया है, जीने का सही रास्ता दिखाया है। उनके प्यार में, उनके व्यवहार में ऐसा जादू है कि सारा गांव उनका सम्मान करता है। उनके फैसलों से यहाँ के लोग
संतुष्ट हैं। प्रीति, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब महिला हूँ। दीपा ने प्रीति की ओर देखा। वह नज़रें झुकाए किसी गहरे सोच में डूबी नज़र आ रही थी। उसने प्रीति को हल्के से छूते हुए पूछा, क्या बात है? किसी गहरे सोच में डूबी नज़र आ रही हो? कहीं तुम यह तो नहीं सोच रही हो कि मैंने गांव में रहने का जो फैसला किया है वह उचित नहीं है? पर मेरे इरादे इतने बुलंद हैं कि मैं मंजिल की ओर बढ़ने वाले कदम अब डगमगा नहीं सकते। नहीं दीदी, बात यह नहीं है, बल्कि तुम्हारी बातों से मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया है। मेरी उलझन तुमने सुलझा दी है। खुशी से मुस्कुराते हुए प्रीति बोली। कैसा जवाब प्रीति? मैं कुछ समझी नहीं। आश्चर्य से प्रीति की ओर देखते हुए दीपा ने पूछा। बात यह है दीदी कि मैं जहाँ प्रैक्टिस करती हूँ वहाँ मेरी मुलाकात डॉक्टर समीर से हुई। धीरे धीरे हम एक दूसरे को चाहने लगे। पर समीर अपना क्लिनिक अपने गांव संग्रामपुर में खोलना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उसके फैसले से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, पर मैं बचपन से मुंबई में रही और यही सोचती रही कि गांव में रह पाऊँगी या नहीं, गांव का माहौल मुझे रास आएगा या नहीं। मैं जानती थी कि इस दुविधा का जवाब आपके पास है और मुझे मेरा जवाब मिल गया है। अब मैं समीर के साथ गांव में क्लिनिक खोलने के लिए पूरी तरह सहमत हूँ। सच दीदी, आपने मुझे मझधार से उबार लिया है। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। खुशी से झूमते हुए प्रीति ने कहा। एहसान मेरा नहीं, रामू काका का और शरद का मानो। उन्होंने ही मुझे यह नई दिशा दी है और मेरा जीवन खुशियों से भर दिया है। हाँ दीदी, एहसान तो उन्हीं का मानना चाहिए जिन्होंने हमारे मन में नया विश्वास जगाया है। शादी में रामू काका को ज़रूर लेकर आना। मैं समीर से उन्हें मिलवाना चाहूँगी। क्यों नहीं प्रीति? और दोनों जीवन को नई डोर में बांधने का प्रयास करने लगी। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी? कृपया आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।